हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में शिक्षा के बारे में। शिक्षा क्या है? शिक्षा की जब भी हम बात करते हैं तो शिक्षा एक ऐसा स्रोत है जो कि हमें निचली पीढ़ी से ऊपरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है। ज्ञान को अर्जित करना एवं एक विशेष अनुसरण करना और अपने व्यवहार को और ज्यादा बेहतर करना शिक्षा कहलाता है। तकनीकी शिक्षा एक अलग चीज होती है। जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश राज्य शैक्षणिक दृष्टि से कैसा है, हमें ये यहाँ पे देख के चलना होगा। जब भी हम मध्य प्रदेश में शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा का सही मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। केवल पढ़े लिखे होना शिक्षा का मतलब नहीं है। शिक्षा का मतलब ये है कि हम निम्न स्तर से जब ऊपरी स्तर की ओर जाते हैं, ये शिक्षा कहलाता है। इसके अलावा हम जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, यह शिक्षा कहलाता है। जब हम किसी को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, वो शिक्षा कहलाता है। हमारी बात करने की क्षमता जो होती है, जैसे ही यह क्षमता विकसित होती है तो वो हमारा शिक्षण कहलाता है। तो इस प्रकार से शिक्षा जो है वो एक ऐसा साधन है जो कि हमें हमेशा ऊपर उठाने का कार्य करती है। और शिक्षा हर एक राज्य के लिए, हर एक क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। बात करते हैं जब मध्य प्रदेश राज्य की, तो मध्य प्रदेश राज्य में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। अब ये किस प्रकार का है? देखिए, जब भी हम बात करते हैं प्राथमिक शिक्षा की, इसका मतलब ये होता है छोटे बच्चों की जो शिक्षा होती है, अर्थात 1 से लेके 8वीं क्लास तक की जो शिक्षा होती है, इसे हम प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत रखते हैं। KG1 KG2 तो यहाँ पे गिना ही नहीं जा रहा, पहली से 8वीं क्लास तक की शिक्षा की बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो प्राथमिक शिक्षा है उसे बांटा गया है कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक। इस 1 से 8 तक में भी हम कक्षा 1 से 5 तक में प्राथमिक शिक्षा को मानते हैं और फिर 6 से 8 तक में हम उच्च प्राथमिक शिक्षा को मानते हैं। ये डिवीजन किस प्रकार से किया गया है? ये डिवीजन हमारे सिलेबस के हिसाब से, हमारी आयु के हिसाब से किया गया है। माध्यमिक शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो माध्यमिक शिक्षा का मतलब है कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक हम जो शिक्षा लेते हैं, यह शिक्षा हमारी माध्यमिक शिक्षा कहलाती है। और जब भी हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं, इसका मतलब हम कॉलेज में क्या, उच्च शिक्षा का मतलब हो जाता है कि स्नातक हम कौन सी क्षेत्र में कर रहे हैं और इसके साथ में उच्च स्नातक अर्थात स्नातकोत्तर हम किस शिक्षा में कर रहे हैं, ये चीज हमारा उच्च शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है। सरल भाषा में समझते हैं थोड़ा। सरल भाषा में चीजें क्या होंगी ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि मध्य प्रदेश में जो शिक्षा है इसे 3 भागों में बांटा गया है। 3 कौन कौन से भाग है? सबसे पहला जो है वो हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा, दूसरा हो गया हमारा माध्यमिक शिक्षा और तीसरा जो है वो हमारा हो जाएगा उच्च शिक्षा। अब कक्षा देख लेते कौन कौन सी कक्षा के अंतर्गत आता है। तो ये जो आता है वो आता है हमारा कक्षा 1 से 8 तक में। इसके बाद ये आता है कक्षा 9 से लेके 12 तक में। और ये हमारा जो कॉलेज का टाइम होता है जिसमें हम किसी प्रकार की डिग्री लेते हैं, वो उच्च शिक्षा के अंतर्गत आता है। ये आपको यहाँ तक याद रखना है। अब चलते हैं हम वापस हमारी क्लास में। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि यहाँ पर होता क्या है। अब शिक्षा के बारे में देखते हैं कि शिक्षा भारत में कैसे अपने पांव पसार रही है और कैसे महत्वपूर्ण होते जा रही है। राइट टू एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से हमें भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का के तहत ये सूचना मिलती है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इसका मुख्य कारण है भारत में शिक्षा का अभाव होना। लेकिन अभी हम देखें तो भारत की साक्षरता दर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। किसके कारण है? मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे तो ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ही हुआ है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 के माध्यम से अनुच्छेद 21 का को कानूनी स्वरूप मिला है और 1 अप्रैल 2010 से अनुच्छेद 21 का तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम दोनों भारत में लागू हैं और इसी के तहत भारत की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था चल रही है। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा तो वर्ष
1994 को जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया मध्य प्रदेश में, जिस कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश राज्य में प्रारंभिक शिक्षा हेतु 6 से 11 वर्ष की आयु के न्यूनतम 40 उपलब्ध बच्चे होने चाहिए 1 किलोमीटर की परिधि पर। और जब 40 बच्चे हो जाते हैं तो यहाँ पर एक विद्यालय होना चाहिए। कौन सा? प्राथमिक विद्यालय। तथा 11 से 14 वर्ष के बच्चों में जब 11 से 14 वर्ष के न्यूनतम 12 बच्चे उपलब्ध हो 3 किलोमीटर की स्थिति पर, तो यहाँ पर एक माध्यमिक विद्यालय की स्थापना किए जाने का प्रावधान है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। बात समझ में नहीं आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे समझना है, देखो कैसे समझना है ना। सबसे पहले एक चीज याद रखनी है कि 6 से 11 साल के जब 40 बच्चे होंगे, वहीं जब 11 से 14 साल के 12 बच्चे होंगे, अगर यहाँ पर 40 बच्चे हो जाते हैं कितने किलोमीटर पे? 1 किलोमीटर पे। और यहीं पे यदि 12 बच्चे हो जाते हैं 3 किलोमीटर पे, तो यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय बनाया जाएगा और यहाँ पे माध्यमिक विद्यालय बनाया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत की ही बात हो रही है। फिर बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा की। तो मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की स्थापना वर्ष 1965 में की गई थी। इसका मुख्यालय भोपाल में है और इसका संभागीय मुख्यालय जो है वो इंदौर जिले में स्थापित किया गया है। इंदौर को मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है एवं मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी भी इंदौर को कहा जाता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो इंदौर जिले के अंतर्गत भी स्थित है। राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना वर्ष 1973 को भोपाल जिले में की गई थी। वहीं मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के एजुकेशन पोर्टल को केंद्र सरकार का नेशनल ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसका प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था काफी अच्छी है। इस कारण से मध्य प्रदेश में कुल 7,882 माध्यमिक विद्यालय तथा 9,074 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालयों में से 25.78 लाख छात्र छात्राएं मध्य प्रदेश में अध्ययन कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विद्यालय पाठ्यक्रम में गीता सार सम्मिलित करने का निर्णय 20 अप्रैल 2011 को लिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब मध्य प्रदेश सरकार जो अपना पाठ्यक्रम पढ़ाएगी उस पाठ्यक्रम में हमारा जो भगवत गीता है उस भगवत गीता का सार भी सम्मिलित होगा। इसके साथ में मध्य प्रदेश का प्रथम खेल विद्यालय सीहोर में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का प्रथम सैनिक स्कूल रीवा में है जो कि वर्ष 1962 में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल भिंड में है जिसकी स्थापना वर्ष 2018 में की गई थी। उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा का मतलब है हाई स्कूल। हाई स्कूल मतलब कौन कौन से कॉलेज मध्य प्रदेश में, कौन कौन से विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में है। तो सबसे पहला विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1946 को मध्य प्रदेश में की गई जो कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थापित हुआ था। वर्तमान मध्य प्रदेश में कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं, कितने कितने हैं, पहले ये समझते हैं फिर बाद में पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। तो 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं मध्य प्रदेश में, 457 शासकीय विश्वविद्यालय हैं, 30 निजी विश्वविद्यालय हैं, 5 चिकित्सीय विश्वविद्यालय हैं, 5 चिकित्सा महाविद्यालय हैं, 1 शासकीय दंत चिकित्सालय है, 24 राज्य विश्वविद्यालय हैं, 483 अशासकीय महाविद्यालय हैं, 2 पशु चिकित्सालय हैं, 2 यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय हैं और 9 अनुदान प्राप्त महाविद्यालय हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत। ये महत्वपूर्ण नहीं है। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम वर्ष 1973 को लागू किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना 27 जुलाई 1973 को मध्य प्रदेश में की गई थी। विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की स्थापना 2009 को की गई जिसका मुख्यालय भोपाल जिले को बनाया गया। मध्य प्रदेश का निजी क्षेत्र का पहला पत्रकारिता विद्यालय जो है वो इंदौर में स्थापित किया गया है। इसके अलावा पत्रकारिता का किसका संबंध है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का संबंध जो है वो पत्रकारिता से है। इसके अलावा प्रभाष जोशी जी का संबंध जो है ये भी पत्रकारिता से ही है।
सेंट्रल फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ कॉलेज की स्थापना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में की गई। महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भी भोपाल में स्थित है और श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय भी भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। फॉरेंसिक पुलिस महाअधिवक्ता सागर जिले में स्थित है। इसके अलावा प्रदेश का एकमात्र शासकीय नर्सिंग कॉलेज जो है वो इंदौर जिले में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में है, जिसकी स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी। इसके अलावा यहीं पर ही बोरलॉग सेंटर हमें दिखाई देता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो विश्वविद्यालय हैं वो भोपाल जिले में स्थित है और कितने तो 6 विश्वविद्यालय जो है वो भोपाल में हमें दिखाई देते हैं। देश की तीसरी और प्रदेश की पहली डीएनए प्रयोगशाला कहां पर स्थापित की गई है? तो डीएनए की जो प्रयोगशाला है वो डीएनए टेस्ट के लिए प्रयोगशाला जो है वो सागर जिले में स्थापित की गई है। सृजन पीठ का क्या मतलब होता है? जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं उनसे संबंधित सारी किताबें, उनके सारे लेख किसी एक स्थान पर इकट्ठे करना सृजन पीठ कहलाता है। तो गजानन माधव मुक्ति बोध सृजन पीठ जो है वह किस विश्वविद्यालय में स्थित है? तो वो है सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में। मुंशी प्रेमचंद्र सृजन पीठ मतलब इनकी सारी किताबें आपको कहाँ मिलेगी, इनके जीवन से संबंधित सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? तो वो मिलेंगी विक्रम विश्वविद्यालय में। राजशेखर सृजन पीठ जो है वो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में स्थित है और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ पे? जबलपुर में स्थापित है। निराला सृजन पीठ कहाँ पे है? तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में निराला सृजन पीठ मिलेगी। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ जो है वो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में है। राजेंद्र माधुर पत्रकारिता पीठ जो है वो डीएवीवी में इंदौर में स्थापित है, मतलब देवी अहिल्याबाई होलकर विश्वविद्यालय में स्थापित है जो कि इंदौर में है। फिर हम देखते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? सागर में स्थित है। रानी दुर्गावती हमने बात कर ली थी, जबलपुर में स्थापित है। विक्रम विश्वविद्यालय जो है वो उज्जैन जिले में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल कॉलेज जो है वो ग्वालियर में स्थित है। यह रानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय कहां पे? ग्वालियर में स्थित है। जीवाजी राव विश्वविद्यालय जो है यह भी ग्वालियर में स्थित है और जीवाजी राव जो थे वो सिंधिया राजवंश से संबंधित है, जीवाजी राव सिंधिया। देवी अहिल्याबाई होलकर विश्वविद्यालय इंदौर में स्थित है और इनका संबंध होलकर राजवंश से रहा है। अवधेश प्रताप सिंह जो है वो बघेलखंड से संबंधित है और अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय जो है ये रीवा जिले से संबंधित है और इन्होंने ही पहला सफेद बाघ जो था, सफेद बाघ मोहन को पकड़ा था। और मोहन को पकड़ने के बाद इन्होंने गोविंदगढ़ के किले में उसे कैद करके 19 वर्षों के लिए रखा था। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थापित किया गया है। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है, इसे भोज ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल में स्थापित किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विद्यालय अनूपपुर में स्थापित है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जनजाति विश्वविद्यालय है। राजा मान सिंह तोमर संगीत कला विश्वविद्यालय ग्वालियर में है और राजा मान सिंह तोमर किस कला के संरक्षक माने जाते हैं? तो वो ध्रुपद गायन के संरक्षक माने जाते हैं। महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन जिले में स्थित है। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थापित किया गया है। महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय कटनी में स्थापित है। वहीं पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय जो है वो जबलपुर में स्थापित किया गया है, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में शिक्षा से संबंधित योजनाएं, अब कौन कौन सी योजनाएं मध्य प्रदेश में शिक्षा से संबंधित है हम पहले ये देखते चलेंगे। सबसे पहले जो योजना है वो है राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन। देखिए जब भी हम राजीव गांधी जी की बात करते हैं तो राजीव गांधी जी के द्वारा 20 अगस्त
1994 को प्रारंभ किया गया इस योजना को। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विभिन्न शिक्षा केंद्रों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है और इसे राजीव गांधी शिक्षा मिशन एक पंजीकृत स्वायत्त संस्थान है और इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। मतलब क्या हुआ, राजीव गांधी शिक्षा मिशन एक ऐसा अभियान है जिसके तहत 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को विभिन्न संस्थाओं के द्वारा शिक्षा दी जाती है। शिक्षा गारंटी योजना, शिक्षा गारंटी योजना ना एक ऐसी योजना है जिसके तहत एक गारंटी दी गई है। कैसी गारंटी दी गई है कि 90 दिनों के अंतर सरकार ऐसे स्थानों पे जहां पे शिक्षा समुदाय की मांग है वहां पर स्कूल को प्रारंभ करने की गारंटी दी गई है। कौन सा ऐसा स्थान होना चाहिए कि उस स्थान के 1 किलोमीटर की परिधि पे अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के 25 बच्चे होने चाहिए या फिर सामान्य क्षेत्र के 40 बच्चे होने चाहिए जो कि पढ़ाई करना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए ये गारंटी योजना दी गई है कि यहाँ पर 1 किलोमीटर के भीतर में आपको स्कूल बनाकर दिया जाएगा, प्राथमिक स्कूल। राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन, इसके बारे में हमने देख लिया कि वर्ष 6 से लेकर 14 तक के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी अलग अलग संस्थाओं के द्वारा। शिक्षा गारंटी योजना भी हमने देख ली। पढ़ना बढ़ना आंदोलन, पढ़ना बढ़ना आंदोलन क्या है? देखिए, जो व्यक्ति या जो लोग कम आयु में पढ़ाई नहीं कर पाए हैं और वो अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में वर्ष 1999 से इसका प्रारंभ किया गया था। इसके तहत 30 से 25 लोग मिलकर एक गुरु बना सकते हैं और उस गुरु के द्वारा इन लोगों को शिक्षा दी जाएगी और ये गुरु दक्षिणा में लगभग 100 रुपए वार्षिक दर के रूप में उन्हें दे सकते हैं। सरकार के द्वारा इस योजना का प्रारंभ किया गया है। गांव की बेटी योजना, वर्ष 2005 में इस योजना का प्रारंभ किया गया था जिसका लाभ बहुत सारी गांव की लड़कियों के द्वारा उठाया गया। इसके तहत 12वीं कक्षा में जिस भी लड़की के अंक जो हैं वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए अंक जितने आएंगे तो उस कन्या को प्रत्येक माह में 500 रुपए का सम्मान राशि दिया जाएगा और उसकी निःशुल्क उच्च शिक्षा कराई जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो भी गांव की लड़की वर्ष 2005 से 12th में फर्स्ट श्रेणी मतलब प्रथम श्रेणी में आएगी तो उसे 500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। इसके साथ में उच्च शिक्षा मतलब कॉलेज के लिए उसे पैसे दिए जाएंगे, आर्थिक मदद की जाएगी। शंखनाद योजना, शंखनाद योजना जो है इसका प्रारंभ किया गया है आदिवासी क्षेत्रों में विकास करने हेतु। कब से प्रारंभ की गई है तो 26 जनवरी 1997 से इसका प्रारंभ किया गया है। मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का मतलब ये है 10 वर्ष से अधिक की जो कन्याएं हैं जो कि बाहर रहकर पढ़ना चाहती हैं तो उन बच्चियों के लिए हॉस्टल की सुविधा करना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना और उनकी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना इस योजना के अंतर्गत आता है। इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2005 से किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान का सीधा मतलब यह है कि हर किसी तक शिक्षा पहुंच सके। तो वर्ष 2001 में इस अभियान का प्रारंभ किया गया। इसका मतलब यह था कि छोटे छोटे गांव तक भी हम शिक्षा को पहुंचा सकें, सारे बच्चे शिक्षा की ओर अग्रसर हो सकें। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है यहाँ पर काफी कुछ पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, लेकिन इस क्षेत्र का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है इस योजना के प्रति। राज्य सरकार के द्वारा ST/SC जनजाति के छात्राओं को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया, जिसमें 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली लड़कियों को 1000 रुपए और 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली लड़कियों को 2000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, जो कि वर्ष 2006 से दी जा रही है। देखो,
जो कन्याएं हैं जो कि पढ़ना चाहती हैं, तो उनके मन में पढ़ाई को लेके और ज़्यादा बेहतर माहौल बन सके, वो और ज़्यादा पढ़ने के लिए उत्सुक हो सके, इस कारण से ये धनराशि इन बच्चियों को दी जाती है। तो 9वीं क्लास में 1000 रुपये और जब 11वीं क्लास में बच्चियाँ जाती हैं तो 2000 रुपये उन्हें दिए जाते हैं। वर्ष 2006 में इस योजना का प्रारंभ किया गया था। इसके अलावा प्रतिभा किरण योजना, प्रतिभा किरण योजना का मतलब ये है गरीबी रेखा से नीचे आने वाली बच्चियों के द्वारा, जब गरीबी रेखा से नीचे आने वाली जो बच्चियां हैं वो जब पढ़ाई करती हैं तो उन बच्चियों को वित्तीय सहायता दी जाती है। जब जो बच्ची 12th क्लास में फर्स्ट डिवीजन में पास होती है, प्रथम श्रेणी में पास होती है। तो कस्तूरबा गांधी विद्या योजना, कस्तूरबा गांधी विद्या योजना हम देख चुके हैं, बालिकाओं के हॉस्टल से संबंधित है। जवाहर नवोदय विद्यालय योजना, जवाहर नवोदय विद्यालय योजना ये आज से प्रारंभ नहीं है, वर्ष 1986 से प्रारंभ की गई है। तो वर्ष 1986 से प्रारंभ है ये योजना। इस योजना में होता यह है, छात्राओं को इसमें 33% आरक्षण होता है और इस आरक्षण के जरिए जो मेधावी छात्र होते हैं, मतलब वैसे छात्र जिनका दिमाग बहुत ज्यादा विकसित होता है, उन छात्रों को मौका दिया जाता है अपने जीवन को बेहतर करने का। और इसमें ये हॉस्टल वगैरह सारी चीजें जो होती है सब कुछ सरकार इनका निःशुल्क उठाती है। स्कूल चले हम अभियान, वर्ष 2000-2001 में इस अभियान का प्रारंभ किया गया था। इस अभियान के तहत शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने और शिक्षा को समाज से जोड़ने की एक कड़ी बताया गया था। तो 6 से 14 वर्ष के तक के सभी बच्चों का दाखिला स्कूल में किया जाए, यह सुनिश्चित किया गया था इस अभियान के तहत। इसका मतलब यह है कि गांव के बहुत सारे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते थे, उन सारे बच्चों का दाखिला स्कूल में करवाया गया और उन्हें नियमित स्कूल भेजा जाए, ऐसी व्यवस्था की गई इस अभियान के तहत। विद्यालय उपहार योजना, विद्यालय उपहार योजना जो है, इस योजना का प्रारंभ पाठशालाओं के भौतिक एवं अकादमिक विकास के लिए किया गया। इसमें कक्षा 1 से लेकर 12वां तक के सभी शासकीय विद्यालय लाभान्वित किए गए, जिससे बच्चों को अधिक से अधिक उपहार दिए जाए अगर वो एक अच्छा परसेंटेज लेके आते हैं, एक अच्छा रिजल्ट लाके पेरेंट्स को देते हैं। तो ई बस्ता कार्यक्रम, ई बस्ता कार्यक्रम की जब भी हम बात करते हैं तो देखिए जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, आज के समय में आप बहुत छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे तो उनके वजन से ज्यादा भारी उनका बैग होता है। ये आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे इतना बड़ा बड़ा बैग लेके घूमते हैं और इसी बोझ को कम करने के लिए सरकार के द्वारा इस योजना को लाया गया। इस योजना का जो प्रारंभ है यह 1 से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए किया गया है, जिसमें ऑनलाइन पुस्तकों की व्यवस्था की जाएगी। मतलब अब बच्चों को ऑफलाइन उतने सारे बैग, उतने बड़ी बड़ी पुस्तकें लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना जो है, इसके अंतर्गत वर्ष 2017 में इसका प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत हो ये रहा है कि 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक की जो भी किताबें होती हैं जो कि बहुत ज्यादा महंगी आती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आप केमिस्ट्री की एक बुक लेने जाएंगे या फिजिक्स की, तो वो 450 रुपए की एक बुक आएगी। तो जो बच्चे जो आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं है कि उस किताब को खरीद सके, और साथ ही साथ में वे बच्चे जो कि किसी जनजाति से संबंधित है, अर्थात एसटी से हैं, अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जनजाति से है, अन्य पिछड़ा वर्ग से है या फिर किसी दूसरे वर्ग से है, तो ऐसे बच्चों को इस प्रकार की किताबें निःशुल्क मुहैया कराई जाएं, इस योजना के अंतर्गत ये आता है। निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना, निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना का मुख्य कारण यह था कि गांव की बच्चियां या गांव के जो बच्चे थे, जो छात्र छात्रा गांव के थे, तो उन्हें स्कूल तक आने में जितनी भी दिक्कत हो रही थी उस दिक्कत को थोड़ा कम करना, अर्थात उनके रास्ते को थोड़ा आसान करके उन्हें साइकिल प्रोवाइड की जा रही थी। तो जिसका प्रमुख कारण था जिससे बच्चे नियमित रूप से स्कूल आ सके। तो इसका प्रारंभ किया गया था वर्ष 2016-17 से, और साथ ही साथ में 9वीं कक्षा में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को यह साइकिल प्रदान की गई थी। हमारे स्कूल में भी ये साइकिल कम से कम 500 से 600 बच्चों को दी गई थी। बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत अलग अलग क्षेत्रों में ये योजनाएं काम करी हैं। और इसके अलावा ज्यादातर आपको एक बात और याद रखनी है कि स्कूल जो था वह काफी दूर हुआ करता था गांव से, तो जिससे छात्रों को आने में बहुत ज्यादा समस्या होती थी, जिसकी वजह से इस योजना को लाया गया। छात्रवृत्ति शिक्षावृत्ति प्रोत्साहन योजना,
जब भी वर्ष में एक बार छात्रवृत्ति दी जाती है छात्रों को या फिर छात्राओं को अपनी कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, तो उन्हें कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलता है। तो इस योजना की शुरुआत जो है वो वर्ष 2008 और 9 से की गई थी, जिसका मेन रीजन यही था कि निर्धन वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से सहायता दी जा सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो वर्ष 2012-13 में प्रारंभ की गई, जिसमें घर की एकमात्र कन्या को विशेष प्रकार से छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके अंतर्गत क्या क्या किया जाएगा ये समझते हैं। अशासकीय विद्यालय में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति दी जाएगी। यहाँ पर बात हो रही है कि ऐसे अशासकीय मतलब ऐसे नॉन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी, जहां का मासिक जो वेतन है मतलब मासिक जो शुल्क लगती है वो 1500 रुपए से कम हो। सुपर 100 योजना। शासकीय विद्यालयों में मतलब सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में 10वीं क्लास में उत्तीर्ण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण हेतु भोपाल के शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय एवं इंदौर के शासकीय मल्हार श्रेय उत्कृष्ट महाविद्यालय में सुपर 100 योजना प्रारंभ की गई है, जिसका तहत जो बच्चे हैं वो एक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से समझाते हैं। देखिए, इस योजना के तहत ऐसे बच्चे जिन्होंने 10th क्लास में टॉप 100 में भाग लिया हो और जो टॉप 100 में पार्ट में आए हो, उन्होंने टॉप किया हो, तो ऐसे 100 बच्चों को लेके आया जाएगा। किस चीज के लिए? व्यावसायिक शिक्षण के लिए। मतलब व्यवसाय कैसे किया जाता है ये सारी चीजें भी उन्हें इंदौर और भोपाल में सिखाई जाएंगी। गिफ्ट अ बुक अभियान। गिफ्ट अ बुक अभियान जो है ये अभियान क्या है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक ऐसा अभियान शुरू किया गया है जिसमें सामान्य जनता जो है वो अपनी बुक्स ले जाकर वहां पर जमा करवा सकती है। वहां पर एक पुस्तकालय खुला जा रहा है और इस पुस्तकालय के तहत में बिना किसी आर्थिक सहायता के लोग अपनी किताबों को देकर नए बच्चों का जीवन बना सकते हैं। तो इसका शुरुआत कब हुआ है? तो वर्ष 2018 में इसका शुभारंभ हुआ है और समाज के सहयोग से यह किया जाएगा, जिसमें विद्यालयों को पुस्तकालय से समृद्ध बनाया जाएगा। देखिए, आजकल के स्कूल्स में काफी सारी बुक्स मिलती हैं, लेकिन पहले के समय में स्कूल में पुस्तकालय का मतलब होता था सिर्फ 5 या 6 बुक मिलना। लेकिन अब ऐसा किया जा रहा है कि शासकीय स्कूलों में समाज आम जनता भी अपनी किताबें ले जाकर दे सकती है जो बेहतर कंडीशन में है, और वो आने वाले बच्चों की बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। इसके साथ में एक बात और आपको याद रखना है कि 2018 में जबलपुर में प्रदेश की प्रथम ई लाइब्रेरी बनाई गई है, जो कि नेत्रहीन छात्रों के लिए बनाई गई है, जिसका नाम सुगम पुस्तकालय भी रखा गया है। इसके साथ ही हमने मध्य प्रदेश में शिक्षा संबंधित सभी तथ्य समाप्त कर लिए। आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।